ये लो, अब आने लगी क्या, चेक करो। हेलो, आने लगी। चलिए, तो आज हम आपके लिए सतह रसायन का टेस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें 3 बड़े टॉपिक है। पहला नंबर है अधिशोषण, दूसरा नंबर है उत्प्रेरण, और तीसरा नंबर है कोलाइडी विलयन। और इन तीनों टॉपिक से कभी कभी एक, कभी कभी दो दो क्वेश्चन अपने पीएनएसटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अब देखना है कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, तो भौतिक अधिशोषण कब बढ़ेगा? तो भौतिक अधिशोषण तब बढ़ता है, चूंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए जब ताप घटेगा तो वो बढ़ेगा। तो यहां राइट आंसर क्या आएगा? जब ताप घटता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए जब ताप घटता है तो भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अधिशोषण जो बहुस्तरीय होता है, तो आप सभी जानते हैं, यह भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है कि भौतिक अधिशोषण जो है बहुपर्तीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण केवल एक पर्तीय होता है। यह भी आपको बताया गया, ठीक है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर अगले नंबर पे चलते हैं। ये देखिए, एक गैस को ठोस पर अधिशोषित कराने के लिए log x बटे m और log p के बीच खींचा गया ग्राफ रेखीय है, जबकि उसका झुकाव क्या होता है? तो आपको याद होगा, हमने यहां पर पढ़ा हुआ है log x बटे m बराबर से k इंटू पी की घात 1 बटे n। ठीक है, तो आपको यहां पर यह बताया गया है कि log x बटे m और log p के बीच खींचा गया जो ग्राफ है वो रेखीय है, जबकि इसका झुकाव क्या होता है? तो हम कहेंगे 1 बटे n होता है। ठीक है, इसका जो झुकाव है वो 1 बटे n होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, रिपीट हो सकता है ये वाला। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है लैगम्यूर अधिशोषण समतापी वक्र के अनुसार अत्यंत उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होता है? एक स्थिर सीमांत मान तक पहुंचती है, दाब के साथ बढ़ती जाती है, दाब के साथ घटती जाती है, दाब के साथ पहले बढ़ती है बाद में घटती है। क्या उत्तर देना चाहेंगे? क्या? दाब के साथ बढ़ती जाती है, यह गलत उत्तर। कौन सा? अच्छा, बी गलत है, तो अब डी के साथ जाएंगे। क्या बी ही सही है? डी बोल रहे थे, दाब के साथ पहले बढ़ती है बाद में घटती है, यह भी गलत है। क्वेश्चन, हाँ, कौन सा है? इसमें राइट आंसर ए है। पहले देख तो लो, केवल दाब नहीं लिखा, क्या लिखा है? अत्यंत उच्च दाब लिखा हुआ, दाब नहीं लिखा है, अत्यंत उच्च दाब लिखा है। और अत्यंत उच्च दाब पर अधिशोषित होने वाली जो गैस की मात्रा है वो अपने अंतिम मान तक, मतलब अपने सीमांत मान तक पहुंच जाएगी। उसके बाद तुम क्या दाब बढ़ाओगे? उच्च नहीं लिखा है, अत्यंत उच्च लिखा हुआ है, तो उसके बाद तुम क्या दाब बढ़ाओगे? तो अधिशोषित गैस की मात्रा अपने अंतिम मान तक पहुंच जाएगी, अत्यंत उच्च दाब। सही बात है कि नहीं? क्या इसके बाद चांस है दाब बढ़ाने का? तुमने पहले ही कह दिया अत्यंत उच्च दाब, तो अधिशोषित गैस की मात्रा अपने अंतिम मान तक पहुंच जाएगी। अब उसके बाद आप दाब नहीं बढ़ा सकते, तो ये भी अधिशोषित नहीं हो सकती, तो ये अपने अंतिम मान तक पहुंच जाएगी। तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये गलती हम लोग कर देते हैं अक्सर, प्रश्न पढ़ा नहीं, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तो सही है, लेकिन पहले देख तो लो अत्यंत उच्च दाब। अच्छा, उच्च दाब भी लिखा होता, उच्च दाब भी लिखा होता तो आप कहते दाब के साथ बढ़ती, उच्च दाब पर दाब के साथ बढ़ती, लेकिन अत्यंत उच्च दाब तो अपने सीमांत तक, मतलब सीमांत मान तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अधिशोषण प्रक्रिया हमेशा होती है ऊष्माक्षेपी, बिल्कुल सही बात। इसमें तो समय ही नहीं लगना था, क्योंकि पहले प्रश्न में भी इसका आंसर हमने दे दिया था कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ठीक है,
इसलिए डेल्टा एच का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, लेग्म्यूर अधिशोषण समतापी को किस आधार पर स्वीकारा गया? किस आधार पर स्वीकारा गया? अधिशोषण बहुपरतों में होता है, अधिशोषण स्थल कणों के अधिशोषण करने की क्षमता के बराबर होते हैं, अधिशोषण की क्षमता आच्छादन पर निर्भर करती है, या अधिशोषित अणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लेग्म्यूर अधिशोषण समतापी को किस आधार पर स्वीकारा गया? अधिशोषण स्थल, दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसका नंबर? दूसरा, अधिशोषण स्थल कणों के अधिशोषण करने की क्षमता के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको याद है कि x जो है वो अधिशोषित गैस की मात्रा और m अधिशोषक का द्रव्यमान, तो जितना बड़ा अधिशोषक होगा अधिशोषित गैस की मात्रा भी उतनी ही कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो अधिशोषण स्थल कणों के अधिशोषण करने की क्षमता के बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगला नंबर, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में अधिशोषण की मात्रा इस तरह दाब P के समानुपाती होती है कि P बराबर क्या होगा? क्या ये होगा ना सही? अब भी लिख के बताया था ना यार तुमको, अब भी तुमको लिख के बताया था मैंने कि इसको इस तरीके से लिख सकते हो, log x बटे m समानुपाती P की घात 1 बटे n, और नहीं तो बराबर लगा के k इंटू P की घात 1 बटे, तो राइट आंसर ही आएगा ना यार, है कि नहीं? तो फ्रेंडलिक अधिशोषण में समतापी, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी अधिशोषण की मात्रा जो है, ठीक है ना, इस तरह दाब P के समानुपाती होती है कि P समानुपाती मतलब P जो है उसके ऊपर घात लगी हो 1 बटे n की। ठीक है कि नहीं? अब बताओ कौन सा सही है? अच्छा, पहले करा दिया हूं इसलिए ऐसा ही देख के बता दो, है ना? सभी चेक भी ना करो, यही गलती है ना? 3 देखे, हाँ सर ने पहले कराए ये सभी, और थोड़ा सा भी चेंज होता तो मेरा कहने का मतलब पहले समय देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां से m का पक्षांतर किया गया तो उस तरफ गुणा में चला गया, ये भी सही है। यहां पर 1 बटे n को लेकर के n को ऊपर कर दिया गया, तो n के ऊपर घात 1 थी तो ऋण 1 की घात हो गई, तो ये भी सही है। तो इसलिए क्या आएगा? बिना चेक किए कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको एक बार जरूर चेक करनी चाहिए। उनको तुम नहीं जानते, बहुत शातिर हैं वो लोग जो पेपर निकालते, आ रही बात समझ में? वो तुम्हें सेम टू सेम प्रश्न में घुमा देंगे, तुम्हें लगेगा अरे ये तुम्हें पढ़ के आई थी, और बिना पढ़े तुमने टिक लगा दिया और वो घुमा देंगे। ठीक है ना? वो जैसे अभी आया था ना, दाब अकेला, फिर उसी को वो लिख सकते उच्च दाब, उसी को उन्होंने कर दिया अत्यंत उच्च दाब, हर बार उसका उत्तर बदलता चला जाएगा। ठीक है, इस बार तो छाया हुआ है फ्रेंडली का अधिशोषण समतापी, क्या आएगा? ये जो 1 बटे n का मान है, मैंने आपको साफ साफ बताया है कि 1 बटे n का मान 0 से 1 तक कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, बताया हूं मैंने, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 बटे n का मान 0 से 1 तक हो सकता है, लेकिन n का मान 1 से अधिक होता है। n का मान 1 से अधिक, लेकिन 1 बटे n का 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। प्रश्न ही नहीं पढ़े, सामने आया CO2 हाँ, फिर भी हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? आपको 40 सेकंड का समय मिलेगा, 10 सेकंड में तो प्रश्न पढ़ो। सक्रिय चारकोल पर सबसे ज्यादा अधिशोषित होने वाली गैस है। तुम जानते हो कई बार मैं पढ़ने में जल्दबाजी कर देता हूं, गलत हो जाता मेरा, है ना? तो कम से कम इसी बात को देख के सीखो। तो सक्रिय चारकोल पर सबसे ज्यादा अधिशोषित होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? CO2 है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है, तो इसको ध्यान रखना है। अधिशोषण के लिए क्या कथन सत्य है? कैसा? बिल्कुल सही बात। आपको मैंने साफ साफ बताया है कि अधिशोषण के लिए डेल्टा H का मान ऋणात्मक, डेल्टा S का मान ऋणात्मक, डेल्टा G का मान ऋणात्मक, सब ऋणात्मक। ठीक है ना? तो इसलिए ये दोनों कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। ठीक है कि नहीं?
एक उत्प्रेरक एक उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य करता है, बताइए। एक उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य करता है? सक्रियण ऊर्जा में कमी करता है, सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि करता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को प्रभावित करता है, ठीक है, या फिर एंथैल्पी परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो सही मायने में यदि एक उत्प्रेरक भाग ले रहा है अभिक्रिया में, तो वो इसलिए ताकि वो अभिक्रिया को जल्दी संपन्न करा सके, और जल्दी संपन्न कराएगा तो वो सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या करेगा, निश्चित रूप से कमी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य करता है, लेकिन ऐसा कि उसके दोनों काम होते हैं यार, लेकिन ज्यादातर हम उत्प्रेरक को जानते हैं कि वो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उसकी दर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यदि वो दर को बढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, कमी करेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हाँ, क्या बोले? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? NO का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की शीश कक्ष विधि बताया हूं मैंने, समांगी उत्प्रेरण में और धातु निष्कर्षण में भी। तो शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन की ऑक्साइड मतलब NO का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिए। ये थोड़ा सा कठिन। हर एंजाइम में एक सक्रिय स्थल होता है जहां पर वो अभिकारक को अपने से जोड़ता है, उनकी टक्कर कराता है, उसे उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। हर एंजाइम में एक सक्रिय स्थल होता है, ठीक है। लेकिन दो सक्रिय स्थल युक्त एंजाइम क्या कहलाते हैं? एपो एंजाइम तो हमने पढ़ा है, वही अप्रोटीनी और प्रोटीनी भाग, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। संयुग्मी एंजाइम और एलोस्टेरिक एंजाइम, यही दो हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करता, दो सक्रिय स्थल युक्त एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब 11वीं में आप ताला चाबी परिकल्पना वाला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है एलोस्टेरिक संदमन, ठीक है ना, कि एक संदमक उत्प्रेरक के सक्रिय स्थल को छोड़ के कहीं और जाके जुड़ के उसकी क्रिया को बाधित कर देता है। तो एलोस्टेरिक मतलब होता है जहां पर दो भाग हो, ठीक है ना, दो भाग हो, और वो भी कौन से, सक्रिय स्थल वाले। तो एलोस्टेरिक मतलब दो सक्रिय स्थल युक्त, इसको याद रखना। तो दो सक्रिय स्थल युक्त एंजाइम जो होता है वो एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाता है। ये उस अध्याय में 11वीं कक्षा के में पढ़ा जाता है ये टॉपिक। किसे उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त किया जाता है? स्व उत्प्रेरक की तरह। तो स्व उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाने वाला एक ही है, MnSO4, जिसकी अभिक्रिया भी मैंने लिखवाई है कि नहीं। चलिए अब उत्तर दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर दिया करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर फिर मैं भी आपको समय दिया करूंगा, समय ज्यादा लग जाता नहीं तो। चलिए, सुक्रोज का जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में हुआ, फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन गया। इस अभिक्रिया में तनु H2SO4 क्या कहलाएगा? समांगी, समांगी, बिस्मांगी, बिस्मांगी। बताइए। इसका राइट आंसर आएगा, ये जली विलयन, ये जो है सुक्रोज का जली विलयन, ठीक है ना। तो ये किस रूप में है? तो हम कहेंगे ये AQ के रूप में है, और ये भी किस रूप में है? विलयन के रूप में है।
तो ऐसी स्थिति में इसको कैसा आना चाहिए, समांगी उत्प्रेरक। उसने केवल इसके बारे में पूछा है, तनु H2SO4 क्या कहलाता है, उत्प्रेरण तो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। तो इसकी भौतिक अवस्था विलयन की है, इसकी भी भौतिक अवस्था विलयन की है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। अरे बात समझ में, उसकी भौतिक अवस्था विलयन की है और पानी में जब इसको डालेंगे तो इसका भी विलयन बनेगा, तो हम कहेंगे दोनों की अवस्था एक जैसी है, पानी वाली विलयन वाली, तो हम कहेंगे ये क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। हैबर विधि द्वारा H2 और N2 से अमोनिया का निर्माण करते हैं जिसमें Fe प्रयोग होता है, यह उदाहरण है, बड़ा सरल, किसका, बिस्मांगी उत्प्रेरण का। यह उदाहरण है बिस्मांगी उत्प्रेरण का। भाई देखो, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, जो अमोनिया बनी वो भी गैस है, ठीक है, लेकिन जो उत्प्रेरक है वो तो सॉलिड है ना। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक जैसी तो हम कहते हैं समांगी, और जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग तो हम कहते हैं विषमांगी। सही बात है कि नहीं। तो यहां पर ये कहलाएगा क्या, विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, ठीक है ना। यदि वो Fe को कहता तो मैं कहता विषमांगी उत्प्रेरक है, ठीक है ना, मैं कहता विषमांगी उत्प्रेरक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक, उत्प्रेरक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि एक उत्प्रेरक। क्या ऑप्शन, सी नंबर राइट आंसर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक, याद रखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर को समान रूप से बढ़ाता है, ठीक है, समान रूप से उत्प्रेरित करता है। तो अग्र की दर को बढ़ा देता है तो अग्र अकेला क्यों, अग्र की दर को घटा देता है तो अग्र अकेला क्यों, अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर को समान रूप से बढ़ाता है, ये लिखना था उसको, तो ठीक है। और उत्प्रेरक का साम्य स्थिरांक से कोई लेना देना नहीं है। बताओ, विषमांगी आएगा ये भी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि है ये। तो संपर्क विधि में क्या होता है, तुम सभी जानते हो, स्वाति, SO2 धन O2 तीर का चिन्ह 2SO3, ये गैस, ये गैस, ये गैस, लेकिन यहां पर भाग लेने वाला जो उत्प्रेरक है वो ठोस है, ठीक है नहीं। तो इसलिए इसका उदाहरण क्या आएगा, एक मिनट, अच्छा, अब यहां इसने उत्प्रेरण नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो इसने बोला है एस्बेस्टस का एस्बेस्टस उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, यह उदाहरण है, मतलब ये उत्प्रेरक उदाहरण है, तो हम कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक का, ठीक है। कोई है क्या उस तरफ, कौन है, बहुत गर्म हवा चल रही बाहर। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो ये बहुत सरल प्रश्न है। और तेलों के, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। ओस्टवाल्ड विधि में HNO3 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है, हाथ उठा ले, कौन बताएगा, कितने लोगों को याद, बताओ।
इतना सरल प्रश्न का टेंशन दिख रही है, 500 रुपए की टेंशन दिख रही, बता कौन सा? एफ ई, हाँ, एम ओ, एम ओ, हाँ, पीटी प्लेटिनम है रे, प्लेटिनम है। इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं समूह 15 में, समूह 15 में, ठीक है ना, याद रखना। समूह 15 में याद रखना, नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो ओस्टवाल्ड विधि है ना, इस विधि में इस प्रकार का एक उपकरण यूज करते हैं जिसमें ये प्लेटिनम की जाली लगती, ये प्लेटिनम की जाली लगती, और यहां पर अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:8 के अनुपात में मिलाकर और क्या किया जाता है, 800 डिग्री पे, 800 डिग्री पे पीटी की जाली के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है नहीं, जिससे पहले नाइट्रस ऑक्साइड बनती, फिर उसका ऑक्सीकरण करके, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती, फिर उसका ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसको ऐसे कक्षों में भेजते हैं जहां ऊपर से पानी गिरता है, तो पानी से NO2 क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल जो है वो बना देती है, ठीक है। तो यहां पर ओस्टवाल्ड विधि HNO3 के निर्माण में, ठीक है ना, मैंने बताया था इन तीनों का अच्छे से कनेक्शन याद रखना। ओस्टवाल्ड विधि से किसका निर्माण किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि से किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि से, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है, पीटी, प्लेटिनम की जाली यूज होती है, 800 डिग्री टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। वह प्रक्रम जो एक उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होता है क्या कहलाता है, तो वह प्रक्रम जो एक उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होता है, याद रखना, वो स्व उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है नहीं, स्व उत्प्रेरण। आगे चलते हैं, दिए गए उत्प्रेरकों को सही प्रक्रम के साथ सुमेलित कीजिए, क्या आएगा, सेकंड आएगा, पढ़ के आइएगा, हाँ, कैसे कैसे सही आएगा बता जरा, कैसे समझे अपन ने, हाँ, ठीक है। देखो हम कैसे समझते इसको, हम कैसे समझते, हम समझते कि टाइटेनियम, टाइटेनियम TiCl4 है वो, लेकिन उसने TiCl3 लिखा है, तो ये गलत लिखा है। लेकिन हम V2O5 को जानते हैं कि ये संपर्क विधि में संस्पर्श लिखा है, तो वो संपर्क है, तो V2O5 का प्लेटिनम की जगह पे, प्लेटिनम की जगह पे V2O5 बहुत अच्छा उत्प्रेरक होता है संपर्क विधि में। तो हम जानते हैं कि डी का कौन सा होना चाहिए, तीसरा, तो डी का तीसरा ये है कि नहीं, जो सबसे सॉलिड बने उसको पकड़ लो। फिर मैंने तुमको डीकन विधि भी बताया हूं, डीकन विधि में CuCl2 का प्रयोग होता है, ये TiCl4 होगा, इससे मिस हो गया, ये जिगलर नाटा आएगा, तो सीधी सी बात है PdCl2 क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे समझने के लिए बेस्ट था V2O5, ठीक है नहीं, एक झटके में उत्तर आ जाता, बाकी कोई ढूंढने नहीं पड़ता। तो सबसे सॉलिड अपने को चुनना होता है इसमें, तो वो हमें या तो पूरा या फिर आधा तो साफ करके दे देता है। चलिए कोलाइडी विलयन चालू, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तब कोलाइडी विलयन क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव जाके किसमें, द्रव जाके ठोस में क्या हुआ है, परिक्षिप्त हुआ है। द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब द्रव जाके ठोस में परिक्षिप्त हुआ है, ठीक है कि नहीं। और जब कोई द्रव जाकर के ठोस में परिक्षिप्त हो तो निश्चित रूप से वो जेल का निर्माण करेगा, ठोस जाके द्रव में परिक्षिप्त हो तो वो सॉल का निर्माण करेगा, द्रव जाके द्रव में परिक्षिप्त हो पायस का निर्माण करेगा, गैस जाके द्रव में परिक्षिप्त हो तो वो झाग का निर्माण करेगा। सही बात है कि नहीं। टिंडल प्रभाव कहां देखा जाता है, पक्का, हम तो कमरे में देख सकते हैं, तो कमरे में भी धूल का क्या है, कोलाइडी विलयन है वायु के साथ,
सही बात है कि नहीं? तो यहां पर कोलाइडी विलियन राइट आंसर आएगा। कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण किसके माध्यम से किया जाता है? कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन के द्वारा, पेप्टीकरण के द्वारा, स्कंदन के द्वारा, अपोहन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा अपोहन, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायलिसिस। हीमोडायलिसिस तो नहीं कहते, डायलिसिस ही कहते हैं ना, ये आएगा अपोहन या डायलिसिस। ठीक, शुद्धिकरण की एकमात्र विधि है खास, अपोहन या डायलिसिस। कोलाइडी कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाइट से अलग होना क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का, अब देखो, कोलाइडी कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाइट से अलग होना क्या कहलाता है? तो क्या यह स्कंदन कहलाता है? नहीं। क्या अपोहन कहलाता है? पेप्टीकरण भी नहीं। ठीक है ना। अब बात हो गई अपोहन की, और क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कोलाइडी कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाइड से अलग होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो सूक्ष्म कण छन के निकल जाते हैं, दोनों चीजें एक ही। अपोहन में क्या होगा? आयनिक अशुद्धियां निकल जाएंगी बाहर। इसका आंसर अपोहन ही आना चाहिए, इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या लगभग दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस वो आयनिक अशुद्धि का। अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो क्रिस्टलाइट को लेकर के, इसलिए बता देते हैं 19, नहीं तो अपन दोनों के साथ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर अपोहन ही आएगा। ठीक है ना, अपोहन ही आएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? सूक्ष्म कण छन के निकल जाते हैं, सूक्ष्म कण छन के निकल जाते हैं। अरे बात समझ में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये होता है। लेकिन अपोहन में क्या होता है? जो क्रिस्टलीय घटक होते हैं वो छन के निकलते हैं, जो क्रिस्टलीय घटक होते हैं वो छन के क्या होते हैं? निकल जाते हैं। इसलिए मैंने अपोहन के साथ जाना उचित समझा। ठीक है नहीं, याद रखिएगा। तो कोलाइडी कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाइट से अलग होना, तो जब किसी कोलाइडी विलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर डाला जाएगा तो कोलाइडी कण, याद रखना, कहां निकल जाएंगे? पार। कोलाइडी कण पार निकल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन क्रिस्टलाइट वहीं रुक जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये कहलाएगा अपोहन। द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का क्या कारण है? ये बहुत सोचने लायक क्वेश्चन। द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का क्या कारण है? ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, फटाफट अपना उत्तर तुमको चुन के रखना है। सही मायने में तो एक कागज हाथ में रखना चाहिए और अपना उत्तर चुन के, और जैसे ही उत्तर आता है सही गलत पे टिक लगाना चाहिए, खुद का टेस्ट लेना चाहिए बैठ के, और लास्ट में गिनना चाहिए कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। आ रही बात समझ? ये होना चाहिए। अब तो आधा टाइम निकल गया, और यदि आप बैठे हैं कुछ सोचे ही नहीं रहे तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, आप बहुत बड़ी दिक्कत में। लोग कितने परेशान हैं कोचिंग को लेके। अभी मालूम है, नारायणगंज से कार से आदमी आया था, नारायणगंज से पास क्या पड़ता है? जबलपुर। वो मेरे पास आए थे, भैया ये लड़की, इसको कोचिंग करना है आपके पास। ठीक, मैंने कहा कहाँ देखे? तो बोले सर मैं यूट्यूब में देखी। ठीक है, फिर इसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट डले होते हैं लड़कियों के, मैंने वो भी देखा। फिर मैंने एक दीदी से बात भी की, उन्होंने आपका पता दिया, तो वो आया था अभी सुबह, मिल के गए। मैं कहा नए सत्र में चालू कर। वो चाहते हैं कि अब भी सिलेक्शन होना है, आज पढ़े कल सिलेक्शन हो जाए, सोचते हैं। तो मैंने उनको सलाह दिया, मैं कहा ऐसा नहीं होता। बोले अभी 1 महीने का ले लें क्या? मैंने कहा बिल्कुल मत लो, अभी बिल्कुल मत लो। आप नया सत्र चालू होने वाला जुलाई से, उसमें आप एंट्री लो, 6 से 7 महीने का समय दो, उसके बाद फिर आप इस स्थिति में जाओगे कि कम से कम निकाल सकते हो। इतने परेशान है, जबलपुर के पास रह के आदमी इतना परेशान। मैंने कहा वहां क्यों नहीं गए? तो बोले वहां की है 2 महीने, 6,000 रुपए भी ले लिए बोले, और इसको समझ में भी कुछ नहीं आया। 6,000 रुपए ले लिए 2 महीने के, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया।
तो सोचो कितने परेशान है। वो उतनी दूर से बंदा मेरे पास आया, बोले जुलाई से भेजूंगा, रहने रहने की क्या व्यवस्था है? तो मैंने कहा सब मिल जाएगा। और तुम यहाँ सामने बैठे हो, तुम्हारे पास बिल्कुल टेंशन नहीं, टेंशन नहीं होना चाहिए। अब आदमी इतना परेशान है, सोचो। और उसके बाद हम यहाँ बैठ के यदि इधर उधर सोच रहे हैं या अपना उत्तर जल्दी से नहीं निकाल रहे हैं, घर से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अरे बात समझ में। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं क्योंकि तुम में से 2 4 10 ऐसे भी हैं जो केवल देख रहे हैं, उत्तर का चुनाव नहीं करते कि क्या होगा। और ये मुझे बताने की जरूरत है, मैं चेहरा देख के समझ जाता हूं। चलो खैर, इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताओ। द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का क्या कारण है? पहली बात, उनके कणों पर आवेश। दूसरी बात, उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की एक सतह। उनके कणों के छोटे आकार के कारण और उनके कणों के बड़े आकार के कारण। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की एक सतह। द्रव स्नेही कोलाइड किसको कहते हैं? याद करो, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी मैंने बताया था। किसको कहते हैं? जिसको परिक्षेपण माध्यम में डालने पर वो तुरंत उसके साथ जुड़ के और क्या बना लेते हैं? कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही कोलाइडों के चारों तरफ परिक्षेपण माध्यम की एक परत होती है, ठीक है ना। और वो परत उनके स्थायित्व का क्या है? उनका कारण। भाई बड़ा छोटा आकार से मतलब क्या? उनका साइज तो फिक्स है ना। कोलाइडी कणों का साइज तो फिक्स है ना, 10⁻⁵ से 10⁻7। भाई वो तो फिक्स है ना। तुम बड़ा छोटा क्यों बोल रहे हो? बड़े क्षेत्र कोई लेने देने नहीं, आकार कोलाइडी कणों का फिक्स है, ठीक है ना। और उनके कणों पर आवेश पाया जाता है। तो कोलाइडी कणों पर एक आवेश होता है, ये सही है। लेकिन द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का कारण उनके चारों तरफ परिक्षेपण माध्यम की क्या है? एक सतह है। कोलाइडी कणों पर आवेश होता सही है, लेकिन ये स्थायित्व का कारण नहीं है। द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का कारण है उनके चारों तरफ परिक्षेपण माध्यम की क्या होती? परत होती। साफ साफ लिखा, द्रव स्नेही, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देते। चलो ये बताओ, अब सरल सरल आएंगे 3 4। दूध एक कोलाइडी विलयन है जिसमें कि द्रव द्रव में परिक्षिप्त होता है, एक ठोस द्रव में परिक्षिप्त होता है, एक गैस द्रव में परिक्षिप्त होता है, कुछ शक्कर जल में परिक्षिप्त होते हैं। क्या आएगा? हाँ, सुनाई से नहीं पड़ रहा पहला, अब सुनाई पड़ा। एक द्रव द्रव में परिक्षिप्त होता है, क्योंकि अपन ने इसको पायस में लिखे हुए है ना, ये पायस का उदाहरण। एक द्रव द्रव में परिक्षिप्त होता है, मतलब वसा पानी में परिक्षिप्त होती है। वसा तेल है ना, घी जो निकलता है थोड़ा सा, वो पानी में परिक्षिप्त होता है, ठीक है ना। पानी बहुत सारा होता है, ठीक है ना, और जो उसमें वसा है वो बहुत कम होती है। धुआं एक उदाहरण है। धुआं में क्या होता है? धुआं किस प्रकार बनता है? हवा में, मतलब वायु में जब कार्बन के कण जाके फैल जाते हैं तो धुआं बनता है। मतलब हवा मतलब गैस, और गैस में आके ठोस के कण घुल गए, ठीक है ना। तो धुंध या धुआं ये इसी प्रकार का उदाहरण है। तो हम कहेंगे गैस में ठोस, गैस में ठोस परिक्षिप्त का, बिल्कुल सही। गैस में आके ठोस परिक्षिप्त हो जाता है। तो ये उदाहरण है किसका? तो हम कहेंगे ये उदाहरण है धुएं का, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं एरोसॉल, एरोसॉल कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अगला नंबर, कोलाइडी कणों का स्थिर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में घूमना क्या कहलाता है? तो ये विद्युत कण संचलन कहलाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाना, तो ये विद्युत कण संचलन कहलाता, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब बताओ, विद्युत अपघट्य Na2SO4 CaCl2 Al2SO4 थ्राइस और NH4Cl में से Sb2S3 सॉल के लिए सबसे अधिक प्रभावी स्कंदन कारक कौन होगा? क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना। Na+ सिंगल, ये डबल प्लस, ये सिंगल प्लस, ये ट्रिपल प्लस। हार्डी-शुल्ज नियम के अनुसार, ठीक है ना, याद रखिएगा, हार्डी-शुल्ज नियम के अनुसार
Sb2S3 सॉल्व के लिए सबसे प्रभावी स्कंदन कारक कौन होगा, तो हम कहेंगे ये होगा, क्योंकि धनावेश का परिमाण इसमें ज्यादा है। वो ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, ठीक है ना। मतलब एक ऋणावेशित विलयन को धनावेश स्कंदित करेगा, और जिसके ऊपर धन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले स्कंदित करेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये विलयन कौन सा है, धनावेशित है कि ऋणावेशित। ठीक है, मैंने अलग अलग धनावेशित और ऋणावेशित सॉल्व लिखवा दिए हैं आपको। ठीक है, जिलेटिन युक्त कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? जिलेटिन क्या है? जिलेटिन क्या है? क्या रक्षी कोलाइड है जिलेटिन? स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, है कि नहीं? जिलेटिन, ठीक है। तो जिलेटिन युक्त कोलाइडी विलयन जो है वह क्या होता है? तो क्या वो विलायक प्रिय सॉल होता है, उत्क्रमणीय सॉल होता है, जल स्नेही कोलाइड होता है, या सभी सही है? इसका राइट उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सभी सही आएगा। भाई जिलेटिन युक्त कोलाइडी विलयन रक्षी कोलाइड होता है। रक्षी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड होता है। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय कोलाइड भी होता है, ठीक है ना। और उत्क्रमणीय मतलब जो विलायक से स्नेह रखता है, ठीक है। तो क्या आएगा, सभी सही है, ठीक है कि नहीं। जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड है। रक्षी कोलाइड द्रव स्नेही होते हैं। द्रव स्नेही जो परिक्षेपण माध्यम के साथ आकर्षण रखते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, ये यदि किसी तरह अवक्षेपित हो गए तो फिर से विलायक के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उत्क्रमणीय है। इसके अलावा उनके नाम से ही स्पष्ट है, जल स्नेही, तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा, ये सभी। ब्राउनी गति का कारण क्या है? ब्राउनी गति का क्या कारण? द्रव अवस्था में तापक्रम परिवर्तन, कोलाइडी कणों के आवेश में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की टक्कर, और संवाहक धाराएं। कौन सा? सी नंबर। कोलाइडी कण जब निरंतर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराते हैं तो इसके कारण से यहां पर ब्राउनी गति जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। सभी का सही है, बिल्कुल सही। बहुत सरल, हार्डी-शुल्ज नियम, अब भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये, ठीक है ना। अब भी मैंने पढ़ के सुनाया, एक आयन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होगी, यह संबंधित है हार्डी-शुल्ज नियम से। किसी आयन पर आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। डी आंसर राइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड है, तो अब भी बताया था कि द्रव स्नेही रक्षी होता है, तो द्रव विरोधी तो नहीं हो सकता। द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होता है, तो द्रव विरोधी तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो द्रव विरोधी कैसा होगा फिर? अनुत्क्रमणीय कोलाइड, सही है कि नहीं? कोलाइडी कणों का आकार होता है कौन सा? सेंटीमीटर होता तो ये सही होता, लेकिन मीटर है, तो मीटर में बटे 100, 100 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएगी, दोनों में 2 2 बढ़ जाएगा, इधर 2 बढ़ा 9, इधर 2 बढ़ा 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। सही बात है कि नहीं? तो सेंटीमीटर और मीटर में बहुत डिफरेंस है। मैंने बताया ना, सामने वाला तुमको कब घुमा देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो तुम्हारे अंदर खुद का सोर्स होना चाहिए कि मैं सवाल को कैसे समझूंगा, ठीक है नहीं। तो कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 की घात ऋण 5 से 10 की घात ऋण 7 सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर बोले तो दोनों में 2 2 बढ़ाना पड़ेगा। स्वर्ण संख्या से मापते हैं,
स्वर्ण संख्या से किसको मापते हैं? बिल्कुल सही बात। मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में, मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में, ठीक है ना, एक मिनट, गलत है ये। मानक लाल स्वर्ण में, ये पढ़ा नहीं था मैंने, मानक लाल स्वर्ण में स्वर्ण के मिलीग्रामों की मात्रा, सोने के मिलीग्राम की मात्रा थोड़ी मापते हैं। तो राइट आंसर ये है। किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, उसकी मिलीग्राम में वो मात्रा है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में उपस्थित हो जाए, तो इसका 1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाला स्कंदन रोक देती है। तो वहां पर रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, सोना थोड़ी मापने के लिए बैठे हैं अपन। वो क्या कह रहा है, मानक लाल स्वर्ण सोल में सोने की मिलीग्राम में मात्रा, ये थोड़ी है। वो तो द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव्य कोलाइड पर रक्षण क्रिया है। ठीक है, तो मुझे तो ये गलत लग रहा है। ठीक है ना, आपके हिसाब से एक बार और चेक कर लेते, वो 100% गलत है, शंका नहीं होना चाहिए। 78 और इस तरह पहला सही। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोना थोड़ी मापते हैं यार मिलीग्राम में, हम तो रक्षी कोलाइड मापते हैं, और सोना कोई रक्षी कोलाइड थोड़ी, उसका विलयन तो खुद द्रव विरोधी। सही बात है कि नहीं? पाइसी कारक वे पदार्थ होते हैं जो पायस को स्थायित्व देते हैं, पायस को समांगी बनाते हैं, पायस को स्कंदित करते हैं, द्रव में द्रव के परिक्षेपण को त्वरित करते हैं। पायस को समांगी बनाते हैं, ये गलत है। पायस को स्कंदित करते हैं, ये गलत है। ये दोनों सही है। ठीक है ना, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें ज्यादा सही है ये, किसी पायस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं वे पाइसी कारक होते हैं, याद रखिएगा। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चेक करने में। ये 100वां क्वेश्चन है इसका, 100, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर, तो ये राइट आंसर। क्या होता है, द्रव में द्रव को परिक्षिप्त करना, तो हम कहेंगे ये सही है। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए तुमको तेल को पानी में घोलना है, नहीं घुलेगा वो, लेकिन तुम पायस मिला दोगे घुल जाएगा। कैसे? कैसे? तुम्हारे हाथ में ग्रीस लगा है, नल चालू करके घिसते रहो, हाथ छूटेगा? नहीं छूटेगा। अब तेल को पानी में तो मिला रहे हो, कितनी देर तक घिसते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, अब थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लो हाथ में, तुम थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लो और अब आप घिसो, तो वो डिटर्जेंट क्या करेगा, उस तेल को या ग्रीस को पानी में अच्छे तरीके से मिला के, ठीक है ना, और क्या करेगा, हम कहेंगे स्थायी पायस बना देगा। और जब आप पानी के नीचे रखोगे पूरा धुल के साफ हो जाएगा। होता है ऐसा? ये बहुत अच्छा उदाहरण। तो ये पायस को स्थायी तो प्रदान करते हैं, ठीक है ना, पायस को बनाने में ये मदद करते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर ये, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल कौन सा है? जिलेटिन, बिल्कुल सही बात। ये द्रव स्नेही कोलाइड है, रक्षी कोलाइड है, जिलेटिन बेस्ट उदाहरण है। कोहरा निम्न का उदाहरण है।
बस ऐसे ही होता है वहां पर, गैस में द्रव का, द्रव में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव में गैस का, वहां ऐसे ही होता है परीक्षा में, और अपना दिमाग घूमने लगता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तुम कोहरा में सोचो, कोहरा में क्या होता है? कोहरा में हवा होती, और उस हवा में आके पानी की बूंदें परिक्षिप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो गैस में द्रव परिक्षिप्त हुआ, बस हो गया। अब चुन लो। ठीक है ना। गैस में द्रव परिक्षिप्त। तुम क्या सीधे कूद जाते हो ऑप्शन में? अरे पहले समझो तो। ठीक है ना, कि कोहरा, तो कोहरा मतलब गैस, उस गैस में पानी की छोटी छोटी बूंदें आके मिल गई, तो क्या हुआ? गैस में मतलब हवा में पानी की बूंदें परिक्षिप्त हो गई, तो गैस में द्रव निकल गया कि नहीं? आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही गलती करते, गैस में द्रव, द्रव में गैस, यही चल रहा है उनके दिमाग में। आ रही बात समझ में? तो पहले उसको समझना होगा। किस द्रव्य स्नेही सॉल्ट के लिए अधिकतम स्वर्ण संख्या है? किस द्रव्य स्नेही सॉल्ट के लिए अधिकतम स्वर्ण संख्या है? मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन भी फंसा है, पहले कभी ना कभी आए। स्टार्च की स्वर्ण संख्या का मान होता 25, है कि नहीं, सबसे ज्यादा, और सबसे कम यदि होता न्यूनतम, तो क्या आता? जिलेटिन। ठीक है ना, जिलेटिन की न्यूनतम और स्टार्च की अधिकतम। जल्दी खत्म हो गया, आज तो 42 क्वेश्चन थे आज। हाँ हाँ, सही बात है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा ये सरल अध्याय था। मैंने आपसे कहा है अपने सरल सरल अध्यायों को इतने अच्छे से तैयार कर लो कि उनमें से एक भी गलत ना हो। यदि एक आ जाए तो एक गलत ना हो, दो आ जाए तो दोनों गलत ना हो। तो ये हमारा बहुत बेहतर और सरल अध्याय था। ठीक है ना। और आपने देखा बहुत कम समय लग रहा है इसमें। तो ऐसे अध्यायों को जहां न्यूमेरिकल कम है उनको आप अच्छे से निपटा लो। कल वाले भी कोई कठिन नहीं थे, वो इक्का दुक्का एक प्रश्न तो कठिन रहेगा यार, तो हम उस एक को क्यों देखें? हम बाकी 29 को भी तो देखें। हम 5 जो कठिन आ रहे हैं उनको क्यों देखें? हम 25 को देखें, 25 तो सरल थे, उनको देखना है अपने को। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अब अगली क्लास ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, 5-10 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए। ठीक है।